फिल्म मेकर गुरुदत्त जो कि हिंदुस्तान के सिनेमा के गुरु माने जाते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो 9 जुलाई है ये ख़ास है क्योंकि ये उनकी जन्म शताब्दी है। और इस मौके पर हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं उदय शंकर पानी साहब, जो कि एक फिल्म मेकर हैं, बहुत सारे एड्स बनाए हैं, पेंटिंग करते हैं, थिएटर किया है, उसके अलावा फिल्में की हैं और बहुत सारे जो विदेशी प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इन्होंने किए हैं। और गुरुदत्त साहब जो हैं उनके परिवार के काफ़ी क्लोज रहे हैं और उन पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है जब वो उनकी जो 50वीं जन्म शताब्दी थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए उदय शंकर साहब। तो पहला सवाल तो मेरा यही है कि बड़ा दिन है हिंदी सिनेमा के लिए, लेकिन हलचल हिंदी सिनेमा में या हिंदी सिनेमा के गलियारों में नहीं दिखाई दे रही है। ना तो इस जन्म शताब्दी को कोई मनाते हुए नज़र आ रहा है और ना ही कोई फेस्टिवल है। ये दुख की बात है कि इतने बड़े महान फिल्म मेकर का आज कोई नेशनल लेवल पे सेलिब्रेशन होनी चाहिए थी। हाँ, फिल्म इंस्टीट्यूट में हो रहा है, आज एक फंक्शन हो रहा है हमारे पुणे में वहाँ फंक्शन हो रहा है। और इसके बाद मैं बम्बई के कॉलेज में वहाँ जाके यही शताब्दी की सेलिब्रेशन में ज्वाइन कर रहा हूँ। वहाँ मेरी फ़िल्म दिखाई जाएगी, जो 15-16 मिनट की फ़िल्म बनाई थी मैंने। तो मेरे लिए तो गुरुदत्त जी अमर हैं और उनकी शताब्दी नहीं मनाना एक शर्म की बात है। और इसके लिए ख़ास तौर से मैं दोष देना चाहूँगा अल्ट्रा वीडियो को, क्योंकि मैं तो इसकी 1.5-2 साल से मैं कुछ तैयारी पे लगा हुआ था कि मैं इस 9 जुलाई 2025 को किसी बड़े थिएटरों में करूं और जहां पर मैं उनके परिवार वालों को बुलाऊं, उनके वर्कर्स जो उनके साथ काम किए, जो टेक्नीशियंस ने उनके साथ काम किया और जिन लोगों ने किताबें लिखी हैं गुरुदत्त जी के ऊपर, बहुत लोगों ने लिखी हैं किताबें, उनको भी बुलाऊं। तो उनसे सबसे बात हो गई थी, सब रेडी थे, लेकिन सब राइट्स थे अपने गुरुदत्त फिल्म्स के अल्ट्रा के साथ। तो मैं नेगेटिव राइट्स भी उनके पास हैं उसका मुझे पता नहीं, वीडियो राइट्स हैं, डेफिनेटली वीडियो राइट्स हैं। तो आई एम श्योर आजकल की डेट में शायद नेगेटिव भी होगा, बट उसका मुझे ज्ञान नहीं है। हाँ, वीडियो राइट्स डेफिनेटली है। तो मैं उनको मिला और मैंने कहा साहब मैं ये प्लान कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरी मदद करें, ये एक बड़ा फेस्टिवल करना चाहता हूँ मैं। उन्होंने कहा यार आप क्यों कर रहे हैं, हम तो करने जा रहे हैं, हम तो ऐसा करेंगे, हम सारी फिल्में दिखाएंगे, हम ये करेंगे वो तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। मैंने कहा सर मेरे अहोभाग्य, मैं आपके साथ जुड़ जाता हूँ और आई विल हेल्प यू आउट। और पता लगा 1 महीने पहले उन्होंने बोला जी नहीं, हम नहीं कुछ नहीं कर रहे, हमने प्लान अभी पोस्टपोन कर दिया। अरे यार प्लान पोस्टपोन कर दिया, लेकिन उनकी बर्थ सेंटिनरी तो हम लोग पोस्टपोन नहीं कर सकते ना। तो मैं अपसेट हो गया, मैं काफ़ी दुखी हो गया इस बात से, एंड आई रियली डिड नॉट सेलिब्रेट, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आज NDTV के इस माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि दे सक रहा हूँ, मैं अपने कुछ विचार रख सक रहा हूँ। जी जी। लेकिन मैं आपसे पूछूं, अगर कि अपार्ट फ्रॉम फिल्म्स, जो उनकी फिल्में आपने देखी होंगी, आप उनके परिवार के भी बहुत क्लोज थे, वो क्या रिश्ता था, वो क्या कनेक्शन था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए मेरा रिश्ता जो उस परिवार के साथ शुरू हुआ, दैट इज़ बिकॉज मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में निकलने के बाद मैंने ये सोच लिया था कि भाई मैं बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ ज़रा काम करूँगा, थोड़ा और सीखूंगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट में आपको ABCD सिखाई जाती है, उसकी आगे की जो ग्रामर है, उसकी आगे की जो भाषा है, वो हम लोग बम्बई में सीखते हैं। तो मेरा सौभाग्य था कि मैं विजयानंद जी का असिस्टेंट रहा। तो विजयानंद जी देवानंद साहब के भाई, देवानंद साहब के भाई, और उस टाइम प्रोड्यूसर, बहुत बड़े प्रोड्यूसर, सुपरस्टार डायरेक्टर, इतने बड़े डायरेक्टर थे। फिल्म भी उन्होंने एक्टिंग भी की एक आध फिल्म में। नहीं, एक्टिंग तो सर वही गुरुदत्त जी वाला हाल है कि कहीं ज़रूरत पड़ती है तो खुद भी एक्टिंग कर लेते हैं, वो हम लोग भी करते हैं। तो हम लोग जब असिस्टेंट डायरेक्टर होते थे, आप बिलीव नहीं करेंगे, कम से कम 7-8 आर्टिस्ट की डबिंग तो हम ही करते थे, और कहीं भी कोई एक्टर नहीं है तो भैया असिस्टेंट डायरेक्टर को बिठा देते थे। तो दैट इज़ वेयर वी लर्नड हाउ टू डब, हाउ टू एक्ट। तो गुरुदत्त जी उस टाइम, सॉरी विजयानंद जी उस टाइम एक फिल्म बना रहे थे 1, 2, 3, 4, जो पूरे वर्ल्ड में शूट होने वाली थी, जिसके आर्टिस्ट थे देवानंद, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र एंड विनोद खन्ना। और उनको चाहिए था कि भी बर्फ़ में शूटिंग करेंगे, तो मुझे यंग असिस्टेंट चाहिए। तो उन्होंने मुझे चीफ असिस्टेंट रखा और गुरुदत्त जी के बेटे
अरुण दत्त को उन्होंने दूसरा असिस्टेंट रखा। मेरी किस्मत थी, मैं जो उस टाइम अरुण से मिला, अरुण की शक्ल एकदम गुरुदत्त जी जैसे, और नीना इनकी बेटी है, नीना की शक्ल एकदम गीता दत्त जी जैसे, और उनके एक बड़े भाई तरुण दत्त, जिनकी काफ़ी वो 30s में ही थे, वो उनकी डेथ हो गई काफ़ी यंग एज में। तो अरुण के साथ मैं मिला, अरुण के साथ हमारी यारी दोस्ती हो गई। जो दिल्ली वाले तो हम लोग एक बार ही दोस्त बनाते हैं तो सब जिगरी दोस्त हमारे हो जाते हैं, तो अरुण ऑल्सो बिकेम ए जिगरी दोस्त। एंड उसके टाइम मैं एड और डॉक्यूमेंट्री भी बनाता था, तो अरुण वांटेड टू लर्न अबाउट, सो ही स्टार्टेड असिस्टिंग मी ऑल्सो इन एड्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज। उस तरह से आप उनके क्लोज? नहीं, वो तो क्लोज हुए, और उसी वक्त अरुण ने मुझे एक बार ये बोला कि यार हम 50वीं सालगिरह मना रहे हैं हमारे गुरुदत्त फिल्म की शुरुआत, माने जब शुरुआत, तो दैट वाज 2004। तो उस टाइम कुछ 1 महीना रह गया था। तो मैंने कहा यार अरुण, हम लोग तुम ग्रैंड मराठा के अंदर इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हो, पूरी इंडस्ट्री आने वाली है, वहीदा जी आएंगे, सारे के सारे आएंगे, तो वी हैव टू शो अ फिल्म। कहता नो नो, एवरीबडी नोज माई फादर। आई सेड नो, नॉट एवरीबडी नोज योर फादर। आज की जनरेशन भूल गई है मेरे भाई। आजकल किसी को बोलो गुरुदत्त तो बोलेंगे संजय दत्त का वो भाई है क्या। शेम दैट पीपल डोंट नो सच अ ब्रिलियंट फिल्म मेकर एंड अ टीचर एंड अ टेक्स्ट। तो मैंने अरुण का यार मेरे पास टाइम ही नहीं है, बजट भी नहीं है मेरा। मैंने कहा तू साला वहाँ 8 लाख रुपए खर्च कर रहा है अपनी पार्टी के अंदर, और तुम फिल्म के लिए। तो एनीवे आई सेड नो, डू वन थिंग, पे एट कॉस्ट, एंड हम लोग एक 15 मिनट की फिल्म बनाता हूँ मैं, और उसकी मेरी एक ही रिक्वायरमेंट है, मुझे बजट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, मैं अपना कैमरामैन भी कर दूंगा, ये सब कर दूंगा, कॉन्टैक्ट सब आप बोलेंगे, क्योंकि जब गुरुदत्त का बेटा बोलेगा तो सारे के सारे फिल्म स्टार जी, जो भी फिल्म पर्सनालिटीज़ हैं वो आ जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, मैंने कहा मुझे एक ऐसी स्क्रिप्ट चाहिए विच इज़ ओके विथ यू एंड माई राइटर हरीश विमानी। तो हरीश जी और पूरी फैमिली को मैंने बिठा दिया, और वो लोग 2-3 दिन तक बैठे रहे और अपना दे केप्ट वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट एंड दे फाइनली गेव मी अ फेयरली गुड स्क्रिप्ट। वो स्क्रिप्ट लेके एक गाइडलाइन थी हमारे पास, तो हम लोग ने फरहान अख्तर और कुणाल कोहली और काफ़ी जो किरण शांताराम जी, फिर हमारे आसाम के भूपेन हजारिका जी, लाजमी जी थे। तो सारे के सारे मुझे लोग मिले, हमने फिल्म बनाई। बिलीव करें 2 दिन के अंदर शूटिंग की, 3 दिन 4 दिन एडिटिंग की, एंड जो फिल्म बनी लोगों ने तारीफ की। जी, वो डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी है, लेकिन मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि गुरुदत्त साहब की जो फिल्में हैं उनको देखकर आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि गुरुदत्त क्या थे। तो सबसे पहले इनोवेशंस की आप बात कर रहे थे, और मुझे याद है कि शायद जो वी.के. मूर्ति साहब को जब उन्होंने साइन किया था, उससे पहले तक एक्सट्रीम क्लोजअप्स नहीं हुआ करते थे फिल्मों में। और मेरे ख्याल में वी रात्रा साहब के असिस्टेंट थे वी.के. मूर्ति साहब, और वी रात्रा साहब के साथ गुरुदत्त ने काम भी किया था, लेकिन बाद में उन्होंने वी.के. मूर्ति साहब को लिया बिकॉज ही ट्राइड एक्सट्रीम क्लोजअप्स। तो वो कहानी क्या है, ज़रा पहले तो वो बता दें। सर, वी.के. मूर्ति जी, जिनके साथ मैंने जब विजयानंद के साथ काम कर रहा था तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। वेरी हम्बल पर्सन, वेरी नाइस पर्सन। इनकी काफ़ी अच्छी बन गई, इतनी अच्छी बनी कि गुरुदत्त फिल्मों के विजुअल ये समझ नहीं आ रहे थे कि कैमरामैन ने किया या डायरेक्टर ने कंपोज किया, एंड ही कुड गिव एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड। मैं एक कॉमिक इंसिडेंट आपको बताता हूँ कि साहब बीबी और गुलाम का एक मुजरा है जो हम फिल्म वालों के लिए क्लासिक पिक्चराइजेशन है। तेरी महफिल में रच जगह है, तेरी महफिल में। तो उसकी शूटिंग थी और गुरुदत्त जी वहाँ उसमें भी थे, और उस दिन उनकी डेट मिली हुई थी रहमान साहब की, जो बहुत बड़े स्टार थे। वो भी बहुत अच्छे दोस्त थे उनके। रहमान साहब बहुत बड़े स्टार थे उस टाइम,
और रहमान साहब की डेट मिली तो ये उनको अच्छा लगा, वहाँ गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया कि जो मेन डांसर थी और जो मेन डांसर तो ठीक थी, जो बाकी डांसर थे, साइड के डांसर्स थे, वो बुढ़ियाँ और बदसूरत थी। शूटिंग कैंसिल नहीं कर सकते गुरुदत्त जी। तो गुरुदत्त जी का जीनियस सजेशन ये था, उन्होंने कहा मूर्ति एक काम करो, खाली वो मेन डांसर है उसके ऊपर लाइट डालना और जितने जो साइड के डांसर हैं उनको शैडो में रखो। एंड इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलाइज्ड मास्टरपीसेस कि देखिए जब जीनियस कुछ सजेशन भी देता है, गलती को भी सुधारता है, तो वो एक लैंडमार्क बन जाता है। एंड दैट सॉन्ग बिकेम अ लैंडमार्क एंड ऑल हिज थिंग, यू नो, जैसे वो कागज़ के और प्यासा के अंदर ऊपर से लाइट आ रही है, वो कई सारे शीशों को मिला के मैं दर्शकों को बता दूं, आप भी बताइएगा कि कई सारे शीशों से लाइट रिफ्लेक्ट करके स्टूडियो तक पहुंचाई गई थी। वो पूरा किया। और किस तरह से ये आदमी जिद्दी था, गुरुदत्त जी जिद्दी थे कि जब तक उनको वो रिजल्ट ना मिले वो हार नहीं मानते थे। जब तक वो स्क्रिप्ट उनके सेटिस्फैक्शन 100% सेटिस्फैक्शन नहीं थी, वो नहीं आगे जाते थे। जब तक लिरिक्स कमाल के नहीं हो, जब किसी ने ये नहीं बोला हो कि वाह, वो लिरिक्स नहीं ओके करता था। तो ही वॉज अ मैन, माने वो कहें कि परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ अ गुड डायरेक्टर। उनको अच्छा डायरेक्टर, अच्छा एक्टर, अच्छा कोरियोग्राफर, अच्छा बिजनेसमैन भी बोला जाता था। और जहाँ तक बात मैं लोगों को बता दूं कि उदय शंकर साहब जो कोरियोग्राफर थे, उनका उन्होंने एक ग्रुप जो है वो ज्वाइन किया था और उसके बाद उन्होंने ये भी सोचा था कि वो कोरियोग्राफर बन जाएंगे। लेकिन कोरियोग्राफर बनने की जो अच्छी आते हैं, वो जो क्वालिटीज़ हैं वो आई गुरुदत्त जी के अंदर। ही वॉज अ गुड असिस्टेंट डायरेक्टर, ही वॉज देन ही बिकेम ए गुड राइटर। एंड सबसे बड़ी बात है, जब मैं आज के डायरेक्टरों को सबको बोलता हूँ कि मुझे डायरेक्टर करना, डायरेक्शन में सबको बोलता हूँ यार तुमको लिटरेचर की नॉलेज है, पेंटिंग की नॉलेज है, थिएटर की नॉलेज है, म्यूज़िक की नॉलेज है, नहीं है तो सीखो। लेकिन ये सारी चीज़ें गुरुदत्त जी के अंदर थी। जब उन्होंने अल्मोड़ा में जाके 2 साल तक स्कॉलरशिप में वो उदय शंकर का जो ग्रुप ज्वाइन किया, तो देयर ही बिकेम अ वंडरफुल ऑलराउंडर, बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, जिन्होंने जो भी किया बहुत अच्छी तरह किया। और ये देखिए ना, 11 साल के अंदर 9 फिल्में मास्टरपीस बनाना इज़ नॉट ईजी, यू नो, कि आज हर फिल्म को हम लोग टैक्स की तरह देखते हैं। हम तो नहीं, आज विदेश में ज़्यादा पॉपुलर है। टाइम्स मैगजीन में उन जो 100 दुनिया की सबसे चुनिंदा फिल्में या देखने लायक फिल्में जो कहा जाता है कि बेस्ट मूवीज टू वॉच, उनमें 2 फिल्में हैं उनकी, गुरुदत्त साहब की। एक है प्यासा, दूसरी है कागज़ के फूल। बिल्कुल सही बोला मैंने? आपने बिल्कुल सही बोला, बट इत्तेफाक से मुझे इतनी पसंद नहीं आई थी फिल्में, क्योंकि मुझे दोनों बहुत पसंद है। नहीं देखिए, सिनेमैटिकली दे वर वंडरफुल, बट आई डोंट लाइक सैड फिल्म्स। आई वांट टू एंटरटेन पीपल, आई वांट टू मेक पीपल हैप्पी। तो बट बहुत सीखने को, आज भी कागज़ के फूल मुझे बोलें तो मैं 50 बारी और देख लूँ, क्योंकि मुझे वो सीखने को मिल रहा है उसके अंदर। सिनेमा सर इतना, वो आदमी इनोवेटिव था, वो हर समय कुछ नई चीज़ करना चाहता था। और लोगों को ये नहीं पता कि सबसे पहला कलर सॉन्ग पिक्चराइजेशन गुरुदत्त जी ने किया। साहिब नहीं, ये चांदी का चांद के अंदर किया। तो ही वॉज इन अ हरी टू डू ग्रेट थिंग्स एंड ही हैज़ डन इट। और हमारे लिए इतनी चीज़ें छोड़ गए। सबसे पहला सिनेमास्कोप भी उन्होंने किया, कागज़ के फूल। एब्सोल्युटली, आई डोंट नो व्हाई आई वाज फॉरगेटिंग दैट। सिनेमास्कोप उन्होंने किया, हर चीज़ को नया करना और एक्सपेरिमेंट करना और नई चीज़ें करना, ये गुरुदत्त जी का था, जिसने उनको अमर बना दिया सच्ची। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वो गुरु ऑफ सेल्यूलॉइड थे, गुरु ऑफ सिनेमा हमारे हैं। और आज नहीं, स्पेशली आज की पीढ़ी के लिए बहुत रेलेवेंट है। जी, एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये कि गुरुदत्त साहब और देवानंद की जो दोस्ती थी, उसका भी एक बड़ा खूबसूरत किस्सा है। मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ उस किस्से से, आप उसको आगे बढ़ाइएगा कि दोनों की जो कमीज़ें थीं वो बदल गई थी एक मेरे ख्याल में ड्राई क्लीन की दुकान पे। नहीं, ड्राई क्लीन नहीं, हमारे फिल्म इंस्टीट्यूट के अंदर एक हॉस्टल होता था, वहाँ पुराने हॉस्टल में रहते थे और धोबी ले जाता था। तो धोबी ने कुछ एक्सचेंज कर दी थी, तो वो एक्सचेंज हुई, और लेकिन वो जब उनको मिल गई तो दोनों दोस्त बन गए। और दोस्ती उनकी आगे भी, वो पास आउट होने के बाद भी
उन्होंने ये था कि भैया जब मैं फिल्म बनाऊंगा तू मेरी मदद करना, मेरे जब तू फिल्म बनाएगा तो मैं तेरी मदद करूंगा। तो उन्होंने किस तरह से बाजी में देव साहब को, एंड इट वाज 3 फिल्में आई थिंक दोनों ने साथ। हाँ काफ़ी किया, एंड दे हैड ग्रेट एडमिरेशन फॉर ईच अदर। बड़े देव साहब जबकि अगेन अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन, बट आई वुड कॉल, मैं गुरुदत्त जी को एक फ्रेजाइल आर्टिस्ट, एक नाजुकपन था, वो जो बहुत सेंसिटिविटी है जो उनके हर फ्रेम में नज़र आती है, और वो जो एक इंटेंसिटी इमोशंस की, वो कहीं और नज़र नहीं आती है। मुझे खाली एक और बंगाली डायरेक्टर है ऋत्विक घटक, मुझे उनके अंदर वो इंटेंसिटी नज़र आती है। बट टॉकिंग ऑफ गुरुदत्त जी, म्यूज़िक हो, कोरियोग्राफी हो, और बड़ा एक थोड़ा कॉमिक इंसिडेंट मैं बताऊं, भमर बड़ा नादा, ये गाना था। तो इनको कहीं जाना था गुरुदत्त जी को, तो ये अपने यूनिट को बोल गए, अपने डायरेक्टर साहब, अपने क्या अली रज़ा, अब सॉरी आई एम सॉरी अबरार अलवी जी को बोल गए। तो ये लोग वो गाना पिक्चराइज करने लगे। एक भंवरा लाए कुछ, उसको धागे से बांधा और उसको उड़ाते हुए उन्होंने गाना पूरा पिक्चराइज किया। वहीदा जी भी थी, और जब हमारे गुरुदत्त जी लौटे और उन्होंने गाना देखा, सर पे हाथ रख लिया, कहता भैया मैं भंवरा वो नहीं बोल रहा था, रियल भंवरा मेरे लिए भंवरा दूसरा यार, ह्यूमन कैरेक्टर है, ह्यूमन। तो उन्होंने पूरा गाना फिर दोबारा किया। सो दिस वाज वन ऑफ दोज कॉमिक इंसिडेंट। बट उन्होंने क्या निभाई अपनी दोस्ती अपनी यूनिट वालों के साथ, कभी एक यूनिट वाले को उन्होंने हटाया नहीं, उन्हीं के साथ काम किया। दोस्ती भी थी, और मेरे ख्याल में कई लोगों को इंट्रोड्यूस किया, अबरार अलवी साहब, जॉनी वॉकर, और मेरा ख्याल में वीके मूर्ति तो खैर पहले से थे बट आए, बहुत सारी एक टीम जो साथ लेके चले। जॉनी वॉकर साहब के साथ क्या किस्सा? सर जॉनी वॉकर एक मिमिक्री आर्टिस्ट थे स्टेज के, तो उनको वो मिले, और वो मिलने के बाद उनके अंदर उनको लगा कि भाई दम है, कुछ स्पार्क्स हैं इसके अंदर, एंड ही गेव हिम अ स्मॉल रोल इन वन ऑफ हिज फिल्म्स। तो वो फिल्म अच्छा किया उन्होंने, और उसको बाद धीरे 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 फिर वो चंपी तेल मालिश वाला गाना। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक फिल्म मेकर के लिए होती है, दैट इज़ रिसर्च, जो गुरुदत्त जी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो हर चीज़ की रिसर्च वो करना, तो वो चंपी कैसे करता है उसके लिए स्पेशली कलकत्ते भेजा। क्या जॉनी वॉकर जी का नाम है बदरुद्दीन। तो उनको स्पेशली भेजा वहाँ पर, और वहाँ से ये ट्रेनिंग लेके आए, वो अपना सीख के आए, और फिर उन्होंने गाना किया। तो आपको लगता है कि यार एक असली चंपी वाला चंपी कर रहा है। सो ऑल दिस थिंग्स, ये जो बातें हमें समझनी चाहिए कि रिसर्च की इम्पोर्टेंस, म्यूज़िक की इम्पोर्टेंस, सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंट। वो सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंट गुरुदत्त जी के लिए इसलिए थी कि उनको अपार नॉलेज थी लिटरेचर की। लिटरेचर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, आप खुद लिख सकें ये भी ज़रूरी है। जब आपके हाथ में पेन पकड़ते हैं ना, तो इमोशन अपने आप फिर सर से हाथ से निकल के वो सीधा कागज़ के ऊपर आता है। बट उनके कुछ, मुझे अरुण आके मुझे कभी कभी शिकायत भी करते थे। अरुण का सबसे बड़ा गुस्सा अपने पिताजी के ऊपर ये था कि उन्होंने मेरे मम्मी जी का कैरियर आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट बना के रखा हुआ था कि वो आप कहीं बाहर नहीं गाएंगे। और अरुण का ये कहना कि हालांकि पिताजी पूरी फैमिली को बहुत प्यार करते थे, लेकिन गुस्सेल थे बड़े, जो हर एक सेंसिटिव आदमी, इमोशनल आदमी, गुस्सा तो आता ही है। और कहते हैं इतना कभी कभी गुस्से हो जाते थे, हम पे नहीं, बच्चों पे इतना नहीं करते थे, जो घर में जो माहौल देख के कहता हम लोग तो डरते थे आके गुरुदत्त जी के आगे आने के। बट एनीवे आई वुड लाइक टू, हम लोग जैसे ना अच्छी अच्छी बातें करें, और ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग। राइट, आपने ह्यूमन बीइंग की कहानी उनकी सुनाई कि वो कुछ मजदूर, जो मजदूर वर्कर लोग आए थे। क्या थी वो कहानी? वो कहानी प्यासा जब हिट फ्लॉप हो गई, जब बिजनेस नहीं हुआ, मतलब आज तो हिट है, उस टाइम बिजनेस नहीं हुआ, तो कई पेमेंटें रुक गई थी लोगों की, स्टूडियो की पेमेंट, वर्करों की पेमेंट।
तो इनका एक बंगला होता था जुहू में, पाली हिल, आई एम सॉरी नॉट जुहू, पाली हिल पे, पाली हिल पे इनका बंगला होता था। एक दिन बंगले पे रात को खाना खा रहे थे ज़मीन पे बैठ के और गीता दत्त जी उनको खाना खिला रही थी, और वहाँ अचानक बाहर खिड़की के बाहर शोर आया, सुनाई दिया। तो गुरुदत्त जी ने खाना छोड़ा और खिड़की में से देखा कि उनके वर्कर्स और कुछ हैं सीनियर वर्कर्स, जो ऑफिस का स्टाफ नहीं, जो आर्ट डिपार्टमेंट वाले थे, जो उन्होंने कुछ गड़बड़ हुई थी, जो उनको पेमेंट मिली नहीं, वो लोग सब आके डिमांड कर रहे थे अपनी पेमेंट। तो ये मुड़े और उन्होंने गीता को बोला कि गीता जी को बोला कि गीता अपने जितनी भी ज्वेलरी है एक थैले में डाल और लेके आ। और उन्होंने दोनों वो नीचे के लोगों को बोला कि आपके 2 वर्कर जो लीडर हैं उनको ऊपर भेज दीजिए। तो वो लीडर आए ऊपर बैठे और उनको बोला कि देखिए आपका जो भी पैसा बचा हुआ है ये ले लीजिए, ये मेरी बीवी की गोल्ड है, ये गोल्ड बेच के रख लीजिए, और कल आप आइए ऑफिस में, कल आप आइए ऑफिस में और आपका सारा पैसा जो भी लिस्ट के हिसाब से मैं पेमेंट करवा दूंगा, किसी से पैसा उधार लेना पड़े, कुछ लेना पड़े, मैं दे दूंगा। वो वर्करों के जो लीडर आए थे उनकी आंखों में आंसू आ गए, कहते नहीं सर, इतना शर्मिंदा मत करिए हमें कि भाभी जी की हम ज्वेलरी ले जाएं, ये आप अपनी ज्वेलरी रखिए और यह कल परसों जब भी हम लोग पूरा एक लिस्ट बना के हम आपके पास आएंगे। और वो लोग आए और उनकी पेमेंट हो गई। तो गुरुदत्त फिल्म्स ने कभी किसी का 1 रुपये नहीं रखा, इतनी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी थी। जी, मैं आपसे अगर पूछूं कि जो गुरुदत्त साहब हैं, उनकी जो फिल्म थी कागज़ के फूल, जो आज की डेट में कल्ट क्लासिक मानी जाती है, मैं ऐसा मानता हूं और लोग भी ऐसा मानते हैं कि वो एक ऐसी फिल्म थी जिसने गुरुदत्त को बनाया भी और बिगाड़ा भी। बिगाड़ा उस वक्त और बनाया आज, क्योंकि उस फिल्म को लोग, जैसे मैं कह रहा था, पढ़ाते हैं, उसके पढ़ते हैं, उसको एक क्लास मानी जाती है। और बिगाड़ा इसलिए क्योंकि उस फिल्म में उस वक्त शायद 17 करोड़ के आसपास लगा था और पूरी तरह से उनके सारी जमा पूंजी या जो भी था उस फिल्म ने उनका बर्बाद कर दिया। क्या कहानी आपने सुनी है और उनकी ज़ुबानी, और आपको क्या मालूम है उस फिल्म की रिलीज़ के बाद? देखिए, ही आइडेंटिफाइड, उन्होंने अपनी आइडेंटिफिकेशन उनकी बहुत ज़्यादा थी उस फिल्म के बारे में एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर, जो पब्लिक आइडेंटिफाई नहीं कर सकी। एक फिल्म वाले की व्यथा, उसका दुख, उसकी स्ट्रगल, वो वर्कर लोग नहीं समझ सके, जो अपने ऑडियंस ने समझ नहीं सके। सो दैट वाज प्रॉब्ली वन रीज़न। बाकी मैं एज ए फिल्म मेकर, उस टाइम इतनी सैड फिल्म थी, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन आज मैं उस फिल्म को पूछता हूँ, उसके हर मोमेंट को, माने कितना पैशन और कहाँ से स्टोरी एक लाई थी, कितनी इंटेंसिटी थी। मैंने आज वही चीज़ जब मैं सुन रहा हूँ कि फिल्मिस्तान बिक गया, तो हमारी आंखों में आंसू आ गए, बिकॉज वी आर फिल्म मेकर्स। हम लोग समझते हैं इमोशंस, बट उस टाइम पब्लिक को समझ नहीं आई ये बात। तो वो कैसा गुजरा उनके ऊपर जब ये पिक्चर नहीं चली? तो अरे वो ठीक है, वो 2 फिल्में नहीं चली, उन्होंने एक कसम खाई कि यार मैंने एक इतनी अच्छी फिल्म बनाई, मेरे हिसाब से तो मैंने अच्छी फिल्म बनाई, आज के बाद मैं अपना टाइटल नहीं दूंगा। अगली फिल्मों में उन्होंने अपना नाम एज ए डायरेक्टर नहीं वो अबरार अलवी जी को बोला कि भैया तू ही टाइटल रख, लेकिन डायरेक्शन का बोझ, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपने पास ही रखी, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने कभी नाम दिया नहीं। तो दैट वाज वन रीज़न। लेकिन उसके बाद एक गुस्सा आया उनको, मैं कैसे, तो जैसे राज कपूर जी ने जोकर की, मेरा नाम जोकर की हार के बाद बॉबी बनाई, इन्होंने बनानी चौंदवी का चांद, जो सुपर डुपर हिट हुई। उसमें सारे वो क्वालिटीज़ थी, सारी बातें थी जो कमर्शियली लोगों को पसंद आती है, प्यार, त्याग, झटके, उन्होंने दिए एंड ही वाज अ सुपर हिट। इतना देखिए, इतना उनके ऊपर फेथ था डिस्ट्रीब्यूटर फाइनेंशियर्स का कि एक फाइनेंशियर ने तो उनको बोला कि आपकी अगली 3 फिल्में जो आपने सोची भी नहीं है वो मैं खरीद रहा हूँ, उसके पैसे ले लीजिए। ये वही मद्रास वाले थे, चेन्नई वाले? हाँ, चेन्नई वाले तो वो उनको हीरो लेना चाह रहे थे आके। सो दिस वाज वो क्या कहानी थी उनके? चेन्नई वाले जो थे, चेन्नई वाले की वो जो कहानी, मैंने आई थिंक आई टोल्ड यू दैट भरोसा फिल्म सुपर हिट हो गई थी। जी। इतनी सुपर हिट हो गई थी, बहुत बिजनेस हुआ था, उसमें हीरो थे हमारे। और हिट होने के बाद वो प्रोड्यूसर आया कि कहता है सर बोनस एंड ऑल्सो मैं आपको अगला पिक्चर में हीरो लेना चाहता हूँ, तो उसका साइनिंग अमाउंट उन्होंने पूरी
एक बड़े थैले के अंदर गोल्ड कॉइन्स उनको दे दी थी आके। सो दैट वाज इट। सो ही वाज, वो चोरी भी हो गए थे। चोरी भी हो गई थी उनके डेथ के दिन। डेथ का सर 3 रीज़न है, 3 कारण हैं। या तो एक्सीडेंट है, क्योंकि शायद वो दवाई जो खाते थे रेगुलर वो डबल हो गई। दूसरा हो सकता है कि सुसाइड जो लोग पब्लिक कहती है, मीडिया कहती है। और तीसरा इस डकैती डकैती की, जो उसी रात को उनका झगड़ा हुआ सीए के साथ, उसी रात को वो गोल्ड कॉइन का बैग चोरी हो गया जो खाली सीए को पता था। तो ये 3 एंगल हैं। वो ये एक पूरी एक स्क्रिप्ट है, एक सब्जेक्ट है पूरा। somebody should make a film on that, you know। हाँ। आखिरी चीज़ आपसे पूछूंगा कि गुरुदत्त साहब को कौन सा ऐसा फिल्म इंडस्ट्री का एक्टर था, जैसे वो कई फिल्मों में खुद नहीं काम करना चाहते थे, कौन सा ऐसा एक्टर था जिसको वो मानते थे कि ये कमाल का अभिनेता है, कमाल का एक्टर है, और किसको वो कास्ट करना चाहते थे अपनी फिल्मों में? देखिए, देवानंद को वो अच्छा एक्टर समझते थे। देवानंद को कास्ट किया। शम्मी कपूर को एक फिल्म में रखना चाह रहे थे, वो नहीं हुआ। शम्मी जी उस टाइम बहुत बड़े स्टार हो गए थे। दिलीप कुमार को उन्होंने चाहा था, आई थिंक इन कागज़ का फूल और प्यासा, आइदर ऑफ दिस। तो वो भी नहीं हुआ। उस टाइम वो भी बड़े स्टार थे। तो कोशिश तो वो यही करते थे कि मैं डायरेक्शन करूं और एक्टिंग का काम कोई और करे। लेकिन संजोग ऐसा बना, भाग्य से दुर्भाग्य से, कि दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको निभानी पड़ी। एंड ही डिड इट बोथ एक्सट्रीमली वेल। बहुत अच्छी तरह किया उन्होंने। उनके परिवार में से अब कौन लोग हैं और क्या कर रहे हैं? सर, उनके परिवार, उनके दोनों बेटे की डेथ हो चुकी है और उनकी बेटी अभी जिंदा है, नीना, जो बिल्कुल गीता दत्त जैसी लगती है। और अरुण, अब वो तरुण तो बहुत जल्दी मर गए थे बिफोर हिज मैरिज। अरुण ने शादी की थी। अरुण की 2 बेटियां हैं। एक गौरी है जो आई थिंक वाज एन असिस्टेंट टू श्याम बेन, सॉरी अपना टू संजय लीला बंसाली, और वो असिस्ट कर रही हैं। वो मेरे ख्याल से फिल्म भी कुछ बनाने की कोशिश कर रही हैं। और एक दूसरी बेटियां हैं। सो देयर आर 2 डॉटर्स। एंड नीना क्या कर रही हैं जो उनकी बेटी थी गुरुदत्त साहब की? गृहिणी। कहाँ पे हैं वो? बम्बई में ही है, पूना शिफ्ट कर गई थी। तो उनके हस्बैंड हैं, वो आर्ट डायरेक्टर हैं। कभी आर्ट डायरेक्टर, कभी कुछ ना कुछ और जॉब। कभी उन्होंने वो दुकान भी खोल दी थी बम्बई के अंदर, सॉरी पूना में, बुटीक की। तो अभी वो घर का ही काम करती हैं अपना, और अपने हस्बैंड को हेल्प करती हैं। आई थिंक दैट इज़ व्हाट शी इज डूइंग। और मेरे परम मित्र जो हर दूसरे तीसरे दिन जिनसे बात करता हूँ, उनके छोटे भाई अरुण दत्त, देवी दत्त। सॉरी देवी दत्त जी। देवी दत्त जी जिन्होंने मासूम फिल्म बनाई थी, भावना फिल्म बनाई थी, एंड बड़े अच्छे। और मेरे साथ वो गांधी पिक्चर में हमारे 2nd यूनिट के वो प्रोडक्शन मैनेजर भी थे। तो वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड वी आर इन टच एब्सोल्युटली, एंड हमारी बातचीत होती रहती है। तो वो भी रेडी थे मेरे को मदद करने के लिए फॉर हिज 100th बर्थ सेंटेनरी। लेकिन सब किस्मत ख़राब हमारी, देखिए, कि हमें साथ नहीं मिला अल्ट्रा वीडियो का। बट मुझे, आई एम हैप्पी कि उस बहाने मुझे एनडीटीवी का तो साथ मिला। जी, और मुझे लगता है कि हमारी बातचीत देखने के बाद लोग वापस से जो उनकी फिल्में हैं उनको देखेंगे, उनको याद आएगा कि ये उनका आज जो बर्थ एनिवर्सरी है वो भी 100वीं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मैं खाली जाने से पहले ये कहूँगा कि आज के फिल्म मेकर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि गुरुदत्त को स्टडी करें। एक फिल्म मेकर क्या होता है, एक फिल्म डायरेक्टर क्या होता है, एक फिल्म प्रोड्यूसर क्या होता है, वो गुरुदत्त की फिल्में देखें, गुरुदत्त के बारे में पढ़ें। बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं। एंड आई एम श्योर कि आप लोग, आपको एक अच्छा डायरेक्टर बनने के लिए बहुत मदद करेगा ये गुरुदत्त जी की जो नॉलेज है। बहुत बहुत धन्यवाद।